22 जनवरी 1980 का दिन था। मौका था ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी का। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के बड़े से बड़े नाम वहां मौजूद थे। अमिताभ बच्चन अपनी पत्नी जया और माता पिता के साथ वहां पहुंचे हुए थे और एक कोने में खड़े होकर मनमोहन देसाई से बात कर रहे थे। जया अपनी सास तेजी बच्चन के साथ बैठी हुई थी, तभी अचानक रेखा ने एंट्री ली। उन्होंने खूबसूरत सफेद साड़ी पहन रखी थी और उनके माथे पर एक लाल बिंदी लगी हुई थी। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी वो था उनकी मांग के बीच लगा सिंदूर। उनको देखते ही फोटोग्राफरों के कैमरे नीतू और ऋषि को छोड़कर उनकी तरफ मुड़ गए थे। थोड़ी देर बाद रेखा पार्टी से चली गई थी, लेकिन वो अपने पीछे कई अनुत्तरित सवाल छोड़ गई थी जो लोगों के जहन में महीनों तक रहे। बाद में एक पत्रिका को दिए गए इंटरव्यू में रेखा ने स्पष्टीकरण दिया कि उस दिन वो सीधे एक शूट से पार्टी में चली आई थी और जो मंगलसूत्र और सिंदूर वो लगाए हुए थी वो उस फिल्म में उनके मेकअप का हिस्सा था। ये थी असली रेखा, जिन्हें विवादों में खेलना पसंद था और उन्हें इस बात की रत्ती भर भी फिक्र नहीं थी कि लोग क्या कहेंगे। रेखा के फिल्मी सफर की शुरुआत हुई थी 14 साल की कच्ची उम्र में, जब नैरोबी में रहने वाले प्रोड्यूसर कुलजीत पाल ने उन्हें पहली बार जेमिनी स्टूडियो में देखा था। वो तमिल हीरोइन वानीश्री को साइन करने गए थे। उन्होंने उनके मेकअप रूम में एक गोल मटोल सांवली लड़की को बैठे हुए देखा। वो खाना खा रही थी। उसकी प्लेट पूरी तरह से भरी हुई थी। किसी ने कुलजीत से फुसफुसाकर कहा कि ये अभिनेत्री पुष्पावल्ली की बेटी है। कुलजीत को उस लड़की में कुछ ऐसा खास दिखाई दिया कि वो उसी शाम पुष्पावल्ली के घर पहुंच गए। उन्होंने रेखा से पूछा, क्या तुम हिंदी बोल सकती हो? रेखा ने छूटते ही जवाब दिया, नहीं। तभी उनकी मां ने कहा, मेरी बेटी की याददाश्त बहुत जबरदस्त है। आप कुछ भी एक कागज पर लिख दें, ये उसे तुरंत याद कर आपके सामने पढ़ देगी। कुलजीत ने एक डायलॉग हिंदी में लिखा। रेखा ने उसे रोमन में उतारा और इससे पहले कि कुलजीत अपनी चाय का प्याला खत्म कर पाते, रेखा ने वो डायलॉग सुनाना शुरू कर दिया। सतीश, अब तो वो दिन आ गया है जब तुम्हारे और मेरे बीच में एक फूलों का हार भी नहीं होना चाहिए। कुलजीत ने उसी समय रेखा को अपनी फिल्म के लिए साइन किया। इस तरह उस समय भानुरेखा के नाम से जानी जाने वाली रेखा का फिल्मी सफर अंजना सफर नाम की फिल्म से शुरू हुआ। रेखा की पहली हिट फिल्म थी सावन भादो। धीरे धीरे वो बॉलीवुड में लोकप्रिय होती चली गईं। एक समय ऐसा भी आया कि उनके पास 25 फिल्में थी। उसी दौरान उनकी मुलाकात विनोद मेहरा से हुई। वो उन्हें पसंद करने लगी। उन्होंने उनसे शादी भी कर ली, लेकिन विनोद मेहरा की मां ने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया। विनोद मेहरा रेखा को दिल से चाहते थे। रेखा उन्हें विन विन कहकर पुकारती थी, लेकिन वो अपनी मां को रेखा से शादी के लिए नहीं मना पाए। जब वो कोलकाता में शादी कर रेखा को सीधे एयरपोर्ट से अपने घर ले गए और रेखा ने विनोद मेहरा की मां कमला मेहरा के पांव छूने चाहे तो उन्होंने उन्हें धक्का दे दिया। उन्होंने रेखा को अपने घर में नहीं घुसने दिया। एक समय तो वो इतनी नाराज हो गई कि वो रेखा को चप्पल से मारने पर उतारू थी। विनोद मेहरा ने उनसे कहा कि कुछ दिनों तक अपने घर पर रहे, तब तक वो अपनी मां को मनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन विनोद मेहरा अपनी मां को कभी नहीं मना पाए और ये रिश्ता वक्त के साथ खत्म हो गया। रेखा की शख्सियत में बदलाव आया अमिताभ बच्चन से मिलने के बाद। उनकी बिंदास हरकतों, उन्मुक्त व्यवहार और बात बात पर खिलखिला देने की अदा की जगह एक खास किस्म के गांभीर्य ने ले ली। अमिताभ बच्चन और रेखा, इन दोनों की पहली बड़ी फिल्म थी दो अनजाने। तब तक अमिताभ की दीवार आ चुकी थी, शोले भी आ चुकी थी। वो फिल्मी दुनिया के उभरते हुए सितारे थे। रेखा उन्हें देखते ही उन पर फिदा हो गई थी। उन्होंने सिमी ग्रेवाल के कार्यक्रम रेंडावू में दिए गए इंटरव्यू में स्वीकार किया है कि अमिताभ बच्चन के सामने खड़े होना उनके लिए आसान नहीं था। वो वक्त पर सेट पर आया करते थे, जबकि रेखा अपनी लिटिल तिफी के लिए मशहूर थी। इसे अमिताभ बच्चन का असर कहा जाए या और कुछ, लेकिन रेखा दो अनजाने की शूटिंग के लिए सुबह 6 बजे सेट पर हाजिर हो जाती थी। दो अनजाने की यूनिट के लोग बताते हैं कि वो रेखा में एक खास किस्म का परिवर्तन साफ देख पा रहे थे। एक मोटी, कमर मटकाने वाली और अपने जिस्म की नुमाइश से परहेज न करने वाली रेखा अब एक गंभीर और परिपक्व अभिनेत्री बन चुकी थी और बड़े फिल्म निर्माता उन्हें साइन करने लगे थे। अचानक रेखा के अभिनय का रेंज बढ़ गया था। वो अब घर, खूबसूरत और इजाजत जैसी फिल्में करने लगी थी। मशहूर फिल्म निर्देशक गुलजार कहते हैं, वह हर किरदार को एक लिबास की तरह पहन लेती थी। एक तरफ आप घर देखिए, दूसरी तरफ खूबसूरत। दोनों बिल्कुल अलग अलग फिल्में हैं। खूबसूरत देखकर लगता है जैसे वो किसी लड़के का रोल निभा रही हो। खूबसूरत के लिए रेखा को न सिर्फ राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, बल्कि फिल्म फेयर ने भी उन्हें 1981 की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना।
घर फिल्म में गुलजार ने रेखा और 4 स्टंटमैनों को हिदायत दी थी कि बलात्कार के दृश्य को वास्तविक दिखाने के लिए वो जहां चाहें वहां इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। कहा जाता है कि रेखा ने उस दृश्य को इतनी शिद्दत से निभाया कि बाद में गुलजार ने उसे डब करने की जरूरत ही नहीं समझी। 80 के दशक की शुरुआत में रेखा अपने करियर के पीक पर पहुंच गई थी। तभी यश चोपड़ा ने उस समय का सबसे बड़ा कास्टिंग को किया जब उन्होंने सिलसिला फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन, रेखा और जया बच्चन को साइन किया। उस समय यश चोपड़ा की काला पत्थर फ्लॉप हो चुकी थी और अमिताभ बच्चन की भी 2-3 फिल्में चली नहीं थी। यश एक ऐसी फिल्म बनाना चाह रहे थे जो दर्शकों के दिल पर छा जाए। अमिताभ कालिया फिल्म के लिए श्रीनगर में शूटिंग कर रहे थे। यश वहां पहुंचे और उन्होंने सिलसिला फिल्म का प्रस्ताव उनके सामने रखा। रेखा और अमिताभ तो इस फिल्म के लिए तैयार हो गए। जया बच्चन को मनाने की जिम्मेदारी यश चोपड़ा ने खुद संभाली। शुरू में जया राजी नहीं हुई, लेकिन जब उन्हें फिल्म का क्लाइमैक्स सुनवाया गया तो वो फिल्म करने के लिए तैयार हो गई। क्लाइमैक्स में अमिताभ अपनी प्रेमिका रेखा को छोड़कर हमेशा के लिए उनके पास आ जाते हैं। फिल्म शुरू होने से पहले ही यश चोपड़ा ने रेखा और जया से वादा करवा लिया कि शूटिंग के दौरान कोई भी अप्रिय स्थिति नहीं आने दी जाएगी। दोनों ने इस वादे को पूरी तरह से निभाया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब अमिताभ बच्चन रेखा से मिलने तक से कतराने लगे। एक जमाने में अमिताभ बच्चन के काफी करीबी रहे अमर सिंह बताते हैं, एक बार शबाना आजमी ने मुझे, अमिताभ और जया को अपने जन्मदिन पर बुलाया। हम तीनों लोग एक ही कार में बैठकर उनके घर पहुंचे। अमिताभ ने अपने ड्राइवर से कहा कि हम लोग यहाँ देर तक रुकेंगे, इसलिए तुम खाना खाकर वापस आ जाओ। जैसे ही हम कमरे में घुसे, हमने वहाँ रेखा को खड़े किसी से बातें करते हुए देखा। अमिताभ उन्हें देखते ही तेजी से पलटकर बाहर आए, लेकिन तब तक ड्राइवर खाना खाने जा चुका था। उन्होंने एक काली पीली टैक्सी रोकी और हम तीनों लोग घर टैक्सी में बैठकर वापस आ गए। उन दोनों के बीच कुछ न कुछ तो था ही, वरना अमिताभ कम से कम शबाना को विश किए बगैर वापस नहीं आते। रेखा ने सबसे ज्यादा नाम कमाया अपनी फिल्म उमराव जान के लिए। सवाल उठता है कि मुजफ्फर अली ने रेखा में आखिर ऐसा क्या देखा कि उन्होंने उमराव जान के रोल के लिए रेखा को चुना। मुजफ्फर अली बताते हैं, मैं उस रोल के लिए स्मिता पाटिल को चुन सकता था, लेकिन मैंने रेखा की आंखों में देखा कि वो टूटने का अनुभव समझती है। उमराव जान के जीवन की भी यही कहानी थी। रेखा ने इस रोल के लिए बहुत मेहनत की। उन्होंने मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर अभिनय किया और स्क्रिप्ट के भी ऊपर निकल गईं।